तो लास्ट वीडियो में हमने गवर्नमेंट बजट के बारे में जाना था, हमने गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स के बारे में जाना था। आज हम एक स्टेप आगे चलते हैं और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट के टाइप्स की। लेकिन ये जो टाइप होगा वो हमारे रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर के मैग्नीट्यूड पे बेस्ड होगा, क्वांटम पे बेस्ड होगा, विच मीन्स हमारे रिसर्च का जो अमाउंट है और जो हमारे गवर्नमेंट बजट के एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है उस अमाउंट के बेसिस पे बजट कितने हिस्सों में बाइफरकेट होता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट के बाइफरकेशन का, तो दो हिस्सों में बटेगा, बैलेंस्ड बजट एंड अनबैलेंस्ड बजट। ठीक है, अब जहां तक बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड टर्म का मीनिंग है, जो कि आप ऑलरेडी समझते होंगे और इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि हम इसमें किस चीज की बात करेंगे। जब हम बैलेंस बजट की बात करते हैं तो बैलेंस बजट उस बजट को कहा जाता है जब हमारे गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो टोटल रिसीट्स के इक्वल होता है। अगर मैं आपको बताऊं टोटल एक्सपेंडिचर, तो याद रख लीजिएगा जब हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो हम इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साथ ही साथ हम इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों की बात करेंगे। तो आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हो, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है टोटल रिसर्च। टोटल रिसर्च का भी फॉर्मूला लगभग वही बन जाएगा। टोटल रिसर्च में याद रख लीजिएगा आपका रेवेन्यू रिसर्च प्लस आपका कैपिटल रिसर्च, ये दोनों क्या रहेंगे, एडेड रहेंगे। तो इसलिए आप ये कह सकते हो दैट व्हेन रेवेन्यू रिसर्च plus capital receipts which is equal to total receipts is equal to total expenditure which includes revenue expenditure plus capital expenditure। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो उस बजट को क्या कहा जाएगा, तो इस बजट को कहा जाएगा बैलेंस बजट। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है अनबैलेंस बजट, मतलब गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर की इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, और अगर ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो दो केसेस आपके सामने इमर्ज हो जाते हैं। फर्स्ट इज, या तो अगर ये इक्वल नहीं है विच मीन्स या तो आपका टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा या टोटल रेवेन्यू कम होगा। तो इसलिए अनबैलेंस बजट के दो हिस्से डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट इज डेफिसिट बजट एंड सेकेंड इज सरप्लस बजट। जहां तक बात आती है डेफिसिट बजट की, तो डेफिसिट बजट गवर्नमेंट के बजट के उस सिचुएशन को कहा जाता है जिस केस में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है इन कंपेयर टू टोटल रिसीट्स। तो आप यहां पे देख रहे होगे डेफिसिट के केस में आपका टोटल रिसीट्स कम है और टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ठीक इसके अपोजिट हम सरप्लस की बात करते हैं। तो सरप्लस बजट के सिचुएशन को कहा जाता है जिसमें आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो आपके टोटल रिसीट्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो याद रख लीजिएगा जब हम बजट के टाइप्स की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, तो आपके सामने दो तरीके के बजट आ जाते हैं। फर्स्ट इज बैलेंस एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस का दो और बाइफरकेशन होता है, फर्स्ट इज डेफिसिट बजट एंड सेकंड इज सरप्लस बजट। आज जो हमारे पूरा सेशन बेस्ड होगा वो डेफिसिट बजट पे बेस्ड होगा। हम सरप्लस की ज्यादा बात नहीं करेंगे और हम यहाँ पे बैलेंस बजट की बात ज्यादा नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डेफिसिट हो जाता है या सरप्लस हो जाता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हमारा बजट है वो फिस्कल पॉलिसी का एक हिस्सा है। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में मेजरली दो पॉलिसीज बनाई जाती हैं। फर्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड इज मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हमारे इकोनॉमी की एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि सरकार के रिसीट्स एंड सरकार के एक्सपेंडिचर के साथ डील करती है। जैसे टैक्स का फंडा, सब्सिडी का फंडा वो गवर्नमेंट के हिस्से में है। टैक्स सरकार की कमाई की बात करता है और सब्सिडी सरकार के खर्चे की बात करता है। तो जब टैक्स रेट्स में चेंज होते हैं विच मींस गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज में क्या आए हैं, चेंज आए हैं। तो इसलिए याद रख लीजिएगा जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे तो हम सरकार के खर्चे और सरकार की कमाई की बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपके सामने आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब सवाल है कि सर मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारे सिस्टम की या फिर हमारे इकोनॉमी की जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है वो बनाती है। और इंडिया के केस में वो मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है, हमारा सेंट्रल बैंक, दैट्स कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के हिस्से जाता है और फिस्कल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट के हिस्से आता है।
और इसीलिए ये बात आप ध्यान रखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी के अकॉर्डिंग सरकार जानबूझ के बहुत बार बजट को डेफिसिट रखती है और बहुत बार सरकार जानबूझ के सरप्लस रखती है। तो डेफिसिट और सरप्लस मिस्टेकन है, ये मान लेते हैं ये कोइंसिडेंस है, ऐसा नहीं होता। इसको इंटेंशनली तैयार किया जाता है इकोनॉमी के स्टेबिलिटी के लिए। और जब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे जिसमें हम ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट पे बात करेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके सरकार कब डेफिसिट बनाती है और सरकार कब सरप्लस बनाती है। तो चलिए हम बात करते हैं डेफिसिट की कहानी। देखो भाई, जब हम डेफिसिट बजट की बात करते हैं तो डेफिसिट बजट 3 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। फर्स्ट आपके सामने है रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड आपके सामने है फिस्कल डेफिसिट और थर्ड आपके सामने है प्राइमरी डेफिसिट। इसमें और भी तरीके के डेफिसिट होते हैं। बहुत लोग डायरेक्टली बजटरी डेफिसिट की बात करते हैं, इसमें कैपिटल डेफिसिट का भी जिक्र आता है। बट हम आज इस सेशन में मात्र 3 डेफिसिट्स की बात करेंगे, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी। तो चलिए बात ये समझते हैं कि सर रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। बच्चे, रेवेन्यू डेफिसिट सिंपल सा एक ऐसा डेफिसिट है जिस केस में हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू रिसीट्स के कंपैरिजन में क्या होता है? ज्यादा होता है। या फिर आप इसके फॉर्मूले को भी अपने डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, यही सिंपल आपको समझना है, इसमें ज्यादा आपको इंडल्ज नहीं होना है इस वक्त। नेक्स्ट बात आती है कि चलो भाई ठीक है सर, रेवेन्यू डेफिसिट का इंप्लीकेशन क्या? इंप्लीकेशन का मतलब होता है इफेक्ट। अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है मतलब सरकार की जो रेकरिंग नेचर के खर्चे हैं वो ज्यादा हो जाते हैं इन कंपेयर टू सरकार के रेकरिंग नेचर की कमाई की, तो क्या होगा सिचुएशन? देखो वो सिंपल जो चीज है, मान लेते हैं डे टू डे खर्चे के लिए आपके पास पैसे कम पड़ जाएं। आप अपने पे लेके इस बात को समझिएगा कि अगर डे टू डे खर्चे के लिए आपके पास पैसे कम पड़ जाएं, आपके को खाने के लिए पैसे कम पड़ जाएं, आपकी कमाई क्या है? कम है। ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर नहीं हो पा रहा प्रॉपर्ली क्योंकि आपकी कमाई कम है, आपके खर्चे ज्यादा हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे? कभी आप किसी फ्रेंड से मांगोगे, किसी फैमिली मेंबर से मांग सकते हो, या फिर आप लोन भी ले सकते हो। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि रेवेन्यू डेफिसिट का सबसे पहला इंप्लीकेशन आपके सामने आ जाता है, दैट्स कॉल्ड डिसेविंग ऑफ गवर्नमेंट। मतलब सरकार पहले क्या करेगी? अपना जो बचत है उस बचत को निकालेगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं बात यहां पे सिंपल सी क्या हुई कि अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं, अगर आपकी कमाई कम है, तो या तो करोगे बोरोइंग, लेकिन बोरोइंग करने से पहले भी आप एक चीज करोगे कि आप अपने सेविंग्स में देखोगे कुछ बचा रखा है क्या। अगर आपने बचा रखा होगा तो आप उस सेविंग का इस्तेमाल करोगे अपने एक्सपेंडिचर के लिए, और अगर नहीं बचा रखा तब आप क्या करोगे? लोन लोगे। तो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है डिस सेविंग ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार ने कुछ पैसे बचा के रखे हैं तो इस डेफिसिट की सिचुएशन में सरकार उस पैसे को निकालेगी और खर्च करेगी। इसी में आप दूसरा पॉइंट अपने आप से ऐड कर सकते हो, बोरोइंग। सरकार यहाँ पे उधारी भी लेगी ताकि अपने इस बढ़े हुए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या कर सके? फुलफिल कर सके। नेक्स्ट आपके सामने रेवेन्यू डेफिसिट का इंप्लीकेशन हो जाता है, वो है महंगाई। व्हिच मींस जब जब रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो इकोनॉमी में महंगाई, इन्फ्लेशन आने के भी चांसेस होते हैं। कैसे? इस बात को आप तब समझेंगे जब आप इन्फ्लेशन समझते होंगे। जो बच्चे नहीं समझते मैं उनके लिए बता दूं कि इन्फ्लेशन एक ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन है जिस इकोनॉमिक सिचुएशन में मनी सप्लाई जरूरत से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? जरूरत से ज्यादा हो जाती है। एक ऐसा सिचुएशन जिस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है इन कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। लोगों के पॉकेट में पैसा ज्यादा रहता है लेकिन बाजार में सामान कम रहता है, उसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। अब सिंपल चीज है, अगर सरकार रेवेन्यू डेफिसिट में है, सरकार की कमाई कम है, खर्चे ज्यादा हैं, उस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार ने या तो डिसेविंग करा या फिर बोरोइंग लेके आई और उस पैसे को सरकार ने मार्केट में डाल दिया, खर्च किया। और अगर वो पैसा जरूरत से ज्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशन आने के चांसेस पूरे होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेवेन्यू डेफिसिट में एक और इफेक्ट देखा गया है कि भाई इसमें महंगाई आ जाती है अगर सरकार अपने रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल करने की या कम करने की या खत्म करने की कोशिश करती है। तो चलिए भाई, ये तो बात होगी हमारे रेवेन्यू डेफिसिट की। अब हम बात करते हैं अपने फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट
ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारे डेफिसिट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिस्कल डेफिसिट है, बिकॉज ये फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस का यार्डस्टिक होता है, ये हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ का भी इंडिकेटर होता है, या फिर हमारी इकोनॉमी के या फिर हमारे गवर्नमेंट के फिस्कल डिसिप्लिन या फाइनेंशियल डिसिप्लिन का भी एक यार्डस्टिक माना जाता है। तो बात आती है सिर्फ फिस्कल डेफिसिट क्या है। देखो बच्चा, फिस्कल डेफिसिट क्या है उससे पहले ये जानो कि फिस्कल डेफिसिट सरकार कैलकुलेट ही क्यों करती है, सरकार फाइंड ही क्यों करती है। देखो बच्चा, जहां तक फिस्कल डेफिसिट को फाइंड करने के पीछे रीजन है, रीजन एक है ये जानना कि हमें कितने उधारी की जरूरत है अपने बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए, which means how much borrowing is required by the government to compensate their increased expenses or expenditure, whatever you can consider. इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है, fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipts। मतलब जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स को डिवाइड करते हैं तो हमें फिस्कल डेफिसिट का डेटा मिलता है। लेकिन जरा ठहरिएगा, इस फॉर्मूले में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अगर आप मिस कर देंगे तो आप पूरे फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट खराब कर देंगे। तो वो चीज क्या है? वो चीज है कि टोटल रिसीट्स को जब हम काउंट करेंगे फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए, तो उस टोटल रिसीट्स में हम यहाँ पे बोरोइंग्स को ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम पीछे जाते हैं और जरा टोटल रिसीट्स की कहानी समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स भी है एंड कैपिटल रिसीट्स भी है। देखो भैया, रेवेन्यू रिसीट्स इस टोटल रिसीट्स में काउंट किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू रिसीट्स एक ऐसा रिसीट्स होता है जिस रिसीट्स के कारण सरकार की लायबिलिटी बढ़ती नहीं है, सरकार की असेट्स घटती नहीं है। तो ये जो आरआर है वो डायरेक्टली सीआर में काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो सीआर है दैट्स कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स, इसका फंडा क्या है? आपको मैंने बताया था कैपिटल रिसीट्स एक ऐसा रिसीट्स काउंट किया जाता है जिस रिसीट्स में हमारी गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाती है या फिर हमारी गवर्नमेंट की असेट्स घट जाती है। जैसा आपको याद होगा, मैंने एग्जांपल भी बताया था कि अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, मतलब जब सरकार अपनी कंपनीज बाजार में बेच देती है प्राइवेट के हाथों, तो उस कंपनी के जाने से असेट घटता है लेकिन पैसा आता है। दिस इज व्हाट वी कॉल कैपिटल रिसीट्स। लेकिन इसी कैपिटल रिसीट्स में एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया था, और वो एग्जांपल था आपके सामने, दैट्स कॉल्ड बोरोइंग्स। क्या था आपके सामने? बोरोइंग्स। सरकार उधारी भी लेती है, तो सरकार अगर उधारी लेती है तो लायबिलिटी उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और दैट्स वाई जो बोरोइंग का फंडा है वो कैपिटल रिसीट्स में काउंट कर लिया जाता है। लेकिन ठीक है सर, यहां तो आपने टोटल रिसीट्स में कैपिटल रिसीट्स के बोरोइंग को भी काउंट कर लिया, लेकिन यहां पे बोरोइंग क्यों हटाते हैं ये तो बता दीजिए। तो इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप सुनिएगा फिर से। मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट बताया ना कि फिस्कल डेफिसिट क्यों काउंट करते हैं। फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के पीछे रीजन है कि सरकार ये जान पाए कि सरकार को कितने उधारी की जरूरत है। तो अगर मुझे ये जानना है कि मुझे कितने उधारी की जरूरत है अपने बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए, तो उसमें पहले ली गई उधारी को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको काउंट कर लेंगे तो फिर जो हमारा डेटा आएगा वो श्योर नहीं आएगा, वो सही नहीं आएगा, और हम यहाँ पे कितना पे करेंगे, मतलब हम कितना लोन को रीपे करेंगे, वो हम प्रॉपर्ली नहीं जान पाएंगे। मैं फिर से समझाता हूं अगर आपको नहीं समझ में आया। हम फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं ये जानने के लिए, मतलब सरकार फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करती है ये जानने के लिए कि सरकार को कितने उधारी की जरूरत है, क्या करने के लिए? लोन चुकाने के लिए या फिर और भी कुछ खर्चों को पूरा करने के लिए। तो अगर सरकार उसमें ऑलरेडी लोन लेके रखी है तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि उस लोन को हम हटा देंगे, क्योंकि उसको भी तो रीपे करना है ना हमें, और हम नया लोन लेंगे ताकि अपने और भी फर्दर खर्चों को पूरा कर सके। तो इसीलिए बोरोइंग को चुकाने के लिए हम यहाँ पे बोरोइंग लेते हैं, ये अलग चीज है, ये फिस्कल डेफिसिट में नहीं होती, ये आप प्राइमरी डेफिसिट में समझते हो। और इसीलिए फिस्कल डेफिसिट में जब हम डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं तो हम बोरोइंग को काउंट नहीं करते। इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये हिस्सा छूटा तो आपका फिस्कल डेफिसिट का मार्क्स भी चला जाना है और उसके कॉन्सेप्ट भी बिगड़ जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट
चलो भाई ठीक है सर, आपने बता दिया कि फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि सरकार को कितने उधारी की जरूरत है, और कितनी उधारी की जरूरत को कैलकुलेट करने के लिए हम पिछली उधारी को नहीं इसमें ऐड करते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग और अदर देन बोरोइंग। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, फिस्कल डेफिसिट का फर्क क्या पड़ता है? अगर फिस्कल डेफिसिट हो तो क्या पंगा है? सर जी बहुत पंगा है। पंगा तो इतना है ना कि इसी फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने के कारण 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया को देखनी पड़ी थी। अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 1991 में इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट था वो क्या था? लिमिट से दुगना था, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का जो मेजरिंग स्टैंडर्ड है, आप उसको एसआई यूनिट भी कह सकते हो, वो है परसेंटेज ऑफ जीडीपी। क्या कहा जाता है इसे? परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब मेरे जीडीपी का कितना परसेंट मेरे फिस्कल डेफिसिट का हिस्सा है। दिस इज व्हाट वी कॉल कि हम किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं। जो एक्सेप्टेबल रेंज होता है फिस्कल डेफिसिट का वो होता है 4% ऑफ जीडीपी। मतलब हमारे जीडीपी का अगर 4%, 4% अगर फिस्कल डेफिसिट में है तो हमें ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आखिरी डेडलाइन होता है। 3.5% है, 3% है, 2% है, 1% है, 0.5% है, इट्स ओके। बट अगर वो 4% पे है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक खतरे की घंटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर 4% को वो क्रॉस करे, मान लीजिए सरकार तगड़े नुकसान में है, सरकार को तगड़ी कमी है पैसे की, मतलब सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा है, सरकार की कमाई बहुत कम है, तो जब ये गैप बढ़ता है तो फिस्कल डेफिसिट के रेट्स भी बढ़ते हैं, और इसके रेट बढ़ने के कारण बहुत सारे उठापटक या फिर उथल पुथल आपके इकोनॉमी में देखे जाते हैं। आप ये कह सकते हैं इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जैसे सिचुएशन या अनस्टेबल इकोनॉमी जैसा सिचुएशन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट का इफेक्ट या इंपैक्ट, इंप्लीकेशन क्या होता है। सबसे पहली चीज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते जाने के लिए कितना लोन हमें लेना है, और अगर सरकार लोन लेती है, ठीक है, तो अगर सरकार लोन लेगी तो ऑब्वियस सी बात है उस सरकार उन पैसों को खर्च ही तो करेगी। भाई सरकार उस पर तो बैठेगी नहीं, उसको अपने ट्रेजरी में तो रखेगी नहीं, सरकार उस पैसे को खर्च करेगी। और अगर पैसा जरूरत से ज्यादा चला गया तो मैंने ऑलरेडी इस केस में बताया है कि महंगाई का खतरा फिर मंडराने लगेगा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल हो जाएगा। अब इस इन्फ्लेशन आने के कारण जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, जो गरीब लोग हैं उन पे बर्डन बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ आपकी जो मनी की वैल्यू है वो भी मार्केट में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा खतरा होता है अगर सरकार की फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो और सरकार ज्यादा लोन ले और उसको और भी पैसा क्या करे? मार्केट में खर्च करे। दूसरा दिक्कत क्या हो जाता है भैया? नेशनल डेब्ट। अब सिस्टम यहाँ पे ये होता है कि जो सरकार थी उसने लोन लिया, ठीक है, ये भी सरकार लोन लेती है, हर सरकार लोन लेती है, लेकिन अगर उस लोन को रीपे ना करे तो जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको ये लोन चुकाना पड़ता है, और इस तरीके से बहुत बार डेब्ट ट्रैप शुरू हो जाते हैं कि हाँ जी उसने लोन लिया तो ये चुकाएगा, ये लिया तो वो चुकाएगा, वो लिया तो वो चुकाएगा। तो इसलिए नेशनल डेब्ट क्रिएट हो जाता है, जो कि फिस्कल डेफिसिट का एक बहुत बड़ा इंप्लीकेशन साबित होता है। नेक्स्ट आपके सामने है गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। अगर सरकार का फिस्कल डेफिसिट इसी तरीके से बढ़ता रहा तो सरकार को लोन लेना पड़ेगा। अब तुम सोचो, अगर कोई देश की सरकार बार बार किसी के सामने दे दो भैया, तुम दे दो, अगर इस तरीके से वो पैसा मांग के ही अपनी इकोनॉमी चला रही है, लोन लेके इकोनॉमी चला रही है, बोरोइंग करके इकोनॉमी चला रही है, और इससे लोन लेके उसको रीपे कर रही है, और उससे लोन लेके उसको पे कर रही है, तो इस केसेस में उस सरकार को, उस देश की सरकार को कोई लोन देना नहीं चाहेगा, क्योंकि उस वक्त सरकार की जो क्रेडिबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का, अगर सरकार बार बार लोन लेती है, बोरोइंग करती है, तो सरकार की क्रेडिबिलिटी, याद रखिएगा, सरकार की जो क्रेडिबिलिटी होती है, लोन लेने की जो कैपेसिटी होती है, क्रेडिट लेने की जो कैपेसिटी होती है, वो घट जाती है, और बहुत बार इनफैक्ट नेसेसरी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में भी सरकार को लोन नहीं मिल पाता। नेक्स्ट आपके सामने है वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अब सरकार लोन ले रही, अच्छी बात है, सरकार लोन ले रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने के लिए, सरकार लोन ले रही है ओल्ड एज पेंशन देने के लिए, सरकार लोन ले रही है विडो पेंशन देने के लिए, तो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा ना।
क्योंकि आप इन जगहों पे अगर पैसा खर्च कीजिएगा लोन लिया हुआ, तो फिर आप पैसा चुकाइएगा कहां। तो इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के कारण सरकार यहाँ पे लोन तो ले लेती है, लेकिन उसको इफेक्टिव जगह खर्च नहीं कर पाती, जिसके कारण सारे के सारे पैसे क्या हो जाते हैं, वेस्ट होते हैं और इकोनॉमी और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट आपके सामने है क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी नजर आने लगता है अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो। एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि देखो भाई फिस्कल डेफिसिट है, पहली चीज, ठीक है सर फिस्कल डेफिसिट है। जब फिस्कल डेफिसिट है तो सरकार के खर्चे ज्यादा है, कमाई कम है, ठीक है सर खर्चे ज्यादा कमाई कम है। उन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार को लोन की जरूरत है, ठीक है सर लोन की जरूरत है, बोरोइंग की जरूरत है, तो सरकार बोरोइंग लेती है, ठीक है बोरोइंग लेती है। अब सरकार अगर बोरोइंग लेती है और अगर वो मार्केट से उठाए पैसा, याद रख लीजिएगा, किससे उठाए, कॉमर्शियल बैंक से ले ले, ठीक है, पब्लिक डेब्ट ले ले, जनता से उधारी ले ट्रेजरी बिल इशू करके, ठीक है। तो अगर सरकार अपने ही मार्केट से उधारी लेगी तो अपने ही मार्केट में पैसे की कमी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पैसे की कमी आ जाएगी, फंड्स की कमी आ जाएगी। अब आपको पता है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। हमारा बैंकिंग सिस्टम काम ही करता है डिपॉजिट के मोबिलाइजेशन पे और एडवांसेस पे। मतलब जितना जनता पैसा बचा बचा के बैंकों में पहुंचाएगी, जितना ज्यादा बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट्स आएंगे, उतना ही बैंक एडवांस दे सकती है, लोन दे सकती है, किसको, एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को। उतना ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जीडीपी बढ़ेगा, तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लेकिन व्हाट इफ अगर बैंकों के पास ही फंड की कमी हो जाए, क्योंकि बैंक ने वो पैसा किसको दे दिया, सरकार को, क्योंकि सरकार ने बोरोइंग ले लिया। पब्लिक के पास जो सेविंग था, पब्लिक ने उस सेविंग को बैंक में ना ले जाके किसको दे दिया, सरकार को। तो जो पैसा बैंकिंग सिस्टम में प्रॉपर जाना चाहिए था ताकि पब्लिक को लोन मिल सके, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सके उस पैसे से, और वो सारा पैसा किसके पास चला गया, सरकार के पास। और अब मान लेते हैं पैसा सरकार के पास है, मार्केट में फंड्स की कमी है, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं है जो कि वो लोन दे, जो बचे खुचे पैसे हैं अगर कॉमर्शियल बैंक देती है तो इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। अज्यूम टू जब मार्केट में इनफ पैसा था तो लोन पे इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक मांगती थी 6% या 8%, लेकिन जब लोन की पैसे की ऑलरेडी कमी हो चुकी है, वो पैसा सरकार ले चुकी है लोन के फॉर्म में, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स उनके पास पैसे की कमी है, तो अब कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट बढ़ाएंगी। जिसको भैया जरूरत होगा वो 11% पे भी लेगा, लेकिन 11% प्रॉफिटेबल रेट नहीं है, वो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाएगी तरीके से, और इस कारण क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। किस चीज का, लोन का। लोग लोन लेंगे नहीं, जब लोन लेंगे नहीं तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तगड़ा नहीं होगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज नहीं आएंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को नहीं मिलेंगी, प्रॉफिट्स नहीं होंगे, इनकम नहीं होंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी नहीं होगा, तो नेशनल इनकम भी नहीं होगा, और अल्टीमेटली महंगाई का सिचुएशन फिर से आ सकता है। क्योंकि अगर कोई एंटरप्रेन्योर महंगे पे लोन लेगा तो उसका कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा अल्टीमेटली, तो जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचेगा उसको भी महंगे पे बेचेगा, और अगर उसको महंगे पे बेचेगा और ऑलरेडी कम लोगों के पास पैसा, तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, और जब लोग खरीद नहीं पाएंगे तो इकोनॉमी क्राइसिस में चली जाएगी, सिचुएशन अनस्टेबल होगा। और यही कहीं ना कहीं कहानी इस वक्त भी आपको देखने को मिल सकती है, जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि सिनेरियोस हैं, क्योंकि लोग लोन नहीं लेना चाह रहे, सरकार भी नुकसान में चल रही है, सरकार यहाँ पे अपनी नुकसान की भरपाई करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का भी सहारा ले रही है। तो इसीलिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट सबसे खतरनाक सिचुएशन होता है फिस्कल डेफिसिट को अगर तरीके से मैनेज ना किया जाए तो। इसीलिए सरकार ये देखती है लोन लेने से पहले कि अगर हम अपने ही मार्केट से लोन लेंगे तो उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो सरकार अपने मार्केट से लोन नहीं लेती, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को या फॉरेन गवर्नमेंट को या फॉरेन कमर्शियल बैंक्स को क्या करती है, अप्रोच करती है लोन लेने के लिए। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द टोटल इंप्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप के डेफिसिट की, जिसका नाम है प्राइमरी डेफिसिट। अब सवाल है ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। देखो भाई, जहां तक प्राइमरी डेफिसिट की बात आती है तो मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट में बताया कि बोरोइंग रिक्वायरमेंट बताएगी,
लेकिन जब हम प्राइमरी डेफिसिट के डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप इसका फॉर्मूला ही डेफिनेशन में लेके आ सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, यहां पे मैंने एक लाइन लिखा है, इस लाइन को पढ़िएगा और इसी लाइन पे फिस्कल डेफिसिट का पूरा पूरा कंटेंट बेस्ड है। कहता है प्राइमरी डेफिसिट शोज व्हाट? प्राइमरी डेफिसिट शोज हाउ मच द गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। सिंपल सी चीज, जैसे आपने यहां पे देखा सरकार के बोरोइंग की रिक्वायरमेंट को बताएगा। ठीक है, ये प्राइमरी डेफिसिट बताएगा कि सरकार को कितना उधारी लेना है, सरकार को कितना लोन लेना है, सरकार को कितना बोरोइंग करना है अपने पुराने बोरोइंग्स को क्या करने के लिए? रीपे करने के लिए, अपने पुराने लोन को क्या करने के लिए? रीपे करने के लिए। एग्जैक्ट प्रिंसिपल क्या? प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे करने के लिए नहीं, प्रिंसिपल का अमाउंट चुकाने के लिए सरकार को और कितना? पिछले साल का, इस साल का नहीं, पिछले साल अगर और पास्ट ईयर्स में जो बोरोइंग्स लिए गए थे उन बोरोइंग्स को रीपे करने के लिए, उस प्रिंसिपल अमाउंट को चुकाने के लिए सरकार को कितने और बोरोइंग की जरूरत है, इसी से पता चलता है। किससे पता चलता है? प्राइमरी डेफिसिट से पता चलता है। इसीलिए जब हम प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें तो प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। ये फिस्कल डेफिसिट आपको बोरोइंग प्लस इंटरेस्ट दोनों बताता है, लेकिन ये प्राइमरी डेफिसिट आपको बस प्रिंसिपल अमाउंट बताते हैं कि हमें कितना लोन चाहिए प्रीवियस प्रिंसिपल को क्या करने के लिए? चुकाने के लिए। तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज हाउ मच द गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब इंटरेस्ट पेमेंट के लिए नहीं, पिछले बोरोइंग को या फिर जो अपने खर्चे हैं उसको पूरा करने के लिए सरकार को कितने उधारे लेने की जरूरत है। और इसलिए यहाँ पे क्लास में लाइन कहा गया है कि प्राइमरी डेफिसिट आपके फिस्कल डिसिप्लिन को मेजर करता है, सरकार के खर्चे और सरकार की रिसर्च में कितनी डिस्पैरिटी है इसको प्रॉपर मेजर करने का काम कौन करता है? प्राइमरी डेफिसिट। ये छोटा तो है लेकिन बड़े काम का है। तो उम्मीद है आपको सारे डेफिसिट समझ में आ चुके होंगे। आप किसी भी नोट से किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं, आप किसी सीबीएसई के बुक को या फिर आप एनसीईआरटी को या फिर आईएससी के भी बुक को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए समझिए, कोई डाउट है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट हमारा बजट का लास्ट टॉपिक होगा। इसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, मतलब सरकार बजट ही क्यों बनाती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।